नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे थे, तो पिछले वीडियोस में हमने जनवरी 2017 के तीसरे पेपर का 33वें क्वेश्चन तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आगे के बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम विचार प्रारंभ करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज आर, कि पेनक्रियाज के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं आपके। तो पेनक्रियाज से 4 हार्मोन्स आपके सिक्रीट होते हैं। पहला है आपका जैसे इंसुलिन है, ग्लूकोगन है, सोमेटोस्टैटिन है और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है। तो उस आधार पे हम ऑप्शन में देखें तो सोमेटोस्टैटिन आपका एक ऑप्शन हो गया और ग्लूकोगन वाला हो गया। कोर्टिसोल है और एपिनेफ्रिन है, ये एड्रिनल मेडुला और कोर्टेक्स के द्वारा स्रावित होते हैं। तो आपका बनेगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड मतलब सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा। आपके जो बचे हुए 2 हैं उनके बारे में भी आगे पूछा जा सकता है कभी, कि इंसुलिन का स्राव किससे होता है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड तो नहीं पूछेंगे क्योंकि वहाँ पे पेनक्रियाज वाला शब्द आ चुका है आपका डायरेक्ट। अगला प्रश्न है आपका, द प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ आवर फूड आर, हमारे भोजन के मुख्य या सारभूत जो तत्व है वे कौन से हैं। तो 3 तत्व सारभूत कहे जाते हैं आपके। एक आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, ये 3। तो यहाँ पे 2 आपके पार्ट हैं, प्रोटीन है और फैट है। मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं, ये शरीर के लिए आवश्यक तो हैं लेकिन प्रोक्सीमेट मतलब सारभूत तत्व के रूप में इनको नहीं गिना जाता है। तो आपका आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन आपका रहेगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपका इंक्लूड किया जाता है, तो आगे कभी प्रश्न में आपसे कार्बोहाइड्रेट भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी से देखते हैं हम, आयुर्वेद का है कि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक हैं। तो कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का कोई कारण होगा, कोज होगा, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपके आयुर्वेद में निदान पंचक आता है चरक संहिता में, तो निदान पंचक भी देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका निदान पंचक है। तो निदान पंचक, निदान को आप सिंपल डायग्नोज कह सकते हैं किसी भी बीमारी का कारण। तो निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। और निदान के अंदर भी 3 चीजें आती हैं, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। अब आपका अपना प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या है, अ नहीं लिखा, सात्मेंद्रियार्थ संयोग लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। प्रज्ञापराध, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, धी, धृति और स्मृति। तो धी भ्रंश, धृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश, इन तीनों को प्रज्ञापराध कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और परिणाम, तो 2 ऑप्शन आपके मैच हो जाते हैं कि प्रज्ञापराध और परिणाम ये किसी भी बीमारी के कारण के मुख्य कारक कहे जा सकते हैं दिए हुए ऑप्शंस के आधार पर। दोष साम्यता आपका नहीं बनेगा। तो 2 और 3 किस्में आपके फर्स्ट वाले पार्ट में हैं, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा फर्स्ट। अगला भी आयुर्वेद से ही आपका, कि वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए किन गुणों से युक्त आहार लाभदायक है। ये वात पित्त कफ से भी बहुत बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं नेट में, आपको अच्छे से वो विषय देखना चाहिए। कभी कफ के बारे में, कभी पित्त के बारे में, तो कभी है कि किन से वात कुपित होता है, किस किस प्रकार के आहार से, और किस प्रकार के आहार से वात का शमन होता है। तो यहाँ पे वात का शमन करने वाले बताने हैं, तो ये आपको पंक्ति प्रश्न की बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। इन्होंने कहा कि वात प्रधान कोई व्यक्ति है, उसको हम क्या खाने पीने में दे जिससे उसको लाभदायक हो। तो इसका पार्ट क्या होगा, अगर वात बढ़ाने वाले अगर आहार दिए तो वो उसको आहार लाभदायक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनसे वात बढ़ेगा, वो पहले से ही वात प्रधान है। तो हमें इस प्रकार के आहार देने हैं जो वात का शमन कर सके। तो देखिए, शीत है, शीत तो वात का गुण है, अगर शीत पदार्थ देंगे तो वात बढ़ेगा, नहीं देना है। लघु है, ये भी वात का गुण है, वात को बढ़ाने वाला है, तो लघु भी नहीं देना है। मधुर और उष्ण जो है ये वात का शमन करने वाले हैं,
तो इन आहारों को दिया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 2 और 3। 2 3 मतलब आपका हो गया फोर्थ। अगर ये पूछते आपसे कि वात को कुपित करने वाले कौन कौन से आहार है या वात को बढ़ाने वाले कौन से आहार हैं, फिर आपका ऑप्शन बनता शीत और लघु। तो आपको प्रश्न के अनुरूप ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, ये आपका थेरेप्यूटिक योगा के आधार पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अम्लपित्त हाइपर एसिडिटी के मरीजों के लिए लाभदायक हैं। तो हाइपर एसिडिटी आपके स्टमक से संबंधित है, तो वो योगाभ्यास जो स्टमक को रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें लाभ पहुंचा सकते हैं, वो आपके लिए सही रहेंगे। जैसे धोती है, स्टमक के लिए काफ़ी अच्छी कही जाती है। तो अगर एसिडिटी बढ़ी हुई है, हाइपर है आपका, तो धोती आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कपालभाति अच्छा नहीं है, कपालभाति करने से वो एसिड है आपका, वो ऊपर की तरफ आ सकता है, वो उससे आपको दिक्कत बनेगी, वात भी दूषित हो सकती है। पश्चिमोत्तानासन है आपका, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आगे की ओर झुकेंगे तो उससे भी आपका एसिड का प्रभाव ऊपर की ओर हो सकता है, या फिर कोई विशेष लाभ नहीं देगा, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन का मुख्य प्रभाव लोअर एब्डोमेन में रहता है। फिर नाड़ी शोधन है, ये प्रभाव डाल सकता है। तो नाड़ी शोधन से शुद्ध वायु शरीर के अंदर जाएगी, तो उससे आपका एसिड में प्रभाव पड़ सकता है। तो धोती और नाड़ी शोधन ये 2 क्रियाएं हैं जो अम्ल पित्त के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये 2 पार्ट आपका सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला है आपका मुख्य पेशी कंकाली विकार कौन से हैं, इसको इंग्लिश से देख लेते हैं। मेन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आर। तो स्केलेटल मतलब होता है स्केलेटन, जो शब्द है आपका, तो स्केलेटन आपके हड्डी के ढांचे को कहा जाता है। उस हड्डी के ढांचे से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, जो सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अब उसके साथ में मसल्स को हमने और जोड़ दिया, तो मसल्स और हड्डियों के ढांचे से संबंधित जो आपके डिसऑर्डर्स हैं वो हमें बताने हैं। जैसे स्पोंडियोलोसिस, स्पोंडियोलोसिस आपकी स्पाइन से संबंधित है, तो स्पाइन में जो भी आपकी डिजनरेशन है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप स्पोंडियोलोसिस की दृष्टि से कह सकते हैं। जैसे लंबर स्पोंडियोलोसिस, सर्वाइकल स्पोंडियोलोसिस इत्यादि। तो आपका मसल्स और स्केलेटल से संबंधित है, यह हो गया आपका। ऑर्थराइटिस, ये भी आपके जॉइंट से संबंधित है। तो जॉइंट्स आपके हड्डियों के ही पार्ट हैं, वहाँ मसल्स भी रहती है, तो ये भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है आपका। एपिलेप्सी आपका माइंड से संबंधित है, जिसको मिर्गी कहते हैं हम, तो ये आपका स्केलेट या मसल से कोई संबंध नहीं है। पार्किंसंस डिजीज़ है आपकी, ये भी आपकी माइंड से संबंधित है। तो माइंड में कुछ इस प्रकार की अस्थिरता होती है जिससे मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती, शरीर आगे झुक जाता है, धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति है। तो माइंड के का जो मूवमेंट कराने वाला पार्ट है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस आधार पे हम फर्स्ट और सेकंड ये 2 आपके डिसऑर्डर्स हैं जो मस्कुलोस्केलेटल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका 3, फर्स्ट एंड सेकंड वाला। अगला देखिएगा, ये आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोजेज। तो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक है आपका, वो स्ट्रेस की स्थिति में काम करता है, जिसमें फाइट और फ्लाइट मोड काम करता है, सब चीज़ें शरीर की बढ़ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक है आपका, वो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में काम करता है, जब शरीर की सभी चीज़ों को रिलैक्स किया जाता है। अब रिलैक्स करने की दृष्टि से देखें, इंक्रीज हार्ट रेट है या इंक्रीज एंग्जाइटी लेवल है, ये तो सिंपैथेटिक वाले पार्ट का है। लेकिन डिक्रीज इन हार्ट रेट ये पैरासिम्पैथेटिक है, मसल्स को रिलैक्स करना ये पैरासिम्पैथेटिक वाला पार्ट है, मतलब रेस्ट की स्थिति में लेके जाना चीज़ों को। तो 3 और 4 ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से भी कई बार प्रश्न आपके आए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक उनको देखना चाहिए। तो 3 और 4 किस्में आपके सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड आपका ठीक हो जाएगा। अगला है आपका, हिंदी से देख लेते हैं इसको, कि अनुसंधान साक्ष्यों के अनुसार दुश्चिंता एंजाइटी के प्रबंधन के लिए किन योगाभ्यासों की सलाह दी जाती है। मतलब एंजाइटी के लिए कौन कौन से योगाभ्यास आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, वे हमें देखने हैं। जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, क्योंकि एंजाइटी जो होता है आपकी माइंड से संबंधित है, बहुत अधिक डर लगना, अनकंफर्ट महसूस करना,
अकेलापन महसूस करना, इस प्रकार की जो स्थितियाँ आपकी वो एंग्जाइटी की होती है। तो कोई भी ऐसा पार्ट जो हमारे माइंड को रिलैक्स कर सकता है, उसमें प्रभाव डाल सकता है, तो वो योगाभ्यास हमारे लिए सही रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम है, माइंड को रिलैक्स करता है, ये भी सही होगा। भुजंगासन में स्पाइन से लेकर ऊपर तक, मतलब स्पाइन हो गया और ब्रेन तक का जो पार्ट हो गया, वहाँ तक खिंचाव पड़ता है जब हम पीछे बैक बेंडिंग करते हैं लेट कर। तो इसमें भी माना जाता है कि स्ट्रेस या स्ट्रेस से रिलेटेड जो आपके पार्ट हैं, एंग्जाइटी इत्यादि हैं, उनमें भी ये लाभ करता है। तो भुजंगासन भी सही माना जाता है। शवासन भी है आपका, वो भी आपका माइंड को रिलैक्स करने में काम करता है, तो ये भी सही माना जाता है। पश्चिमोत्तानासन आपका पेट से संबंधित काम करता है, तो ये इतना अच्छा नहीं है, तो फोर्थ को आप हटा सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको एक पार्ट और करना है इसमें कि ये जो रोगों के लिए लाभदायक जो आसन है, तो जो आपके पूर्व के प्रश्न पत्रों में जो जो दिए गए हैं, क्योंकि इसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी रहती है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो आपके पेपर में जितने भी प्रश्न इनसे संबंधित आए हैं कि जिन जिन बीमारियों के लिए जो जो आसन, प्राणायाम या क्रियाएं स्वीकार की गई है, वो आप सब याद रखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आगे जो प्रश्न आएंगे वहाँ पर आपको निर्णय करने में काफ़ी सरलता रहेगी। तो आप अलग से एक नोट्स बना के इन सबको लिख सकते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास किन किन क्रियाओं के लिए बताए गए हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्तित्व के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। ये गीता के अनुसार है आपका। तो गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्तियों के लक्षण दिए गए हैं। तो विरक्ति को वैराग्य कह सकते हैं, तो वैराग्य तो सात्विकता का पार्ट है, ये नहीं होगा। प्रवृत्ति है आपका, ये रजस का पार्ट है। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, थोड़ी चंचलता वाला जो पार्ट है। लोभ मतलब विषयों के प्रति आसक्त होना, ये भी राजसिक पार्ट है। अप्रकाश, प्रकाश बोलते हैं ज्ञान को, और अप्रकाश कहेंगे आपके अज्ञान को, ये तमस का पार्ट है। तो इस आधार पे देखें तो केवल फोर्थ ऑप्शन बनता है, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है फोर्थ। इसी कारण से यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सही ऑप्शन वो नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन से सात्विक, कौन से राजसिक और कौन से तामसिक हैं। अगला हम इंग्लिश से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की संबंधी कौन कौन सी आपके थ्योरीज हैं वो हमें बतानी है। टाइप थियरी है, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल से संबंधित होती है, ये आपकी पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं है। लर्निंग थ्योरी पर्सनैलिटी से संबंधित है। टीचिंग में आप एप्टीट्यूड में बहुत सारे पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि डोमेन ऑफ लर्निंग आते हैं, या और जो आपके अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग दी है, जैसे ओपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग आदि, वे पर्सनैलिटी के संबंध में कहे जाते हैं। साइको एनालिटिक थियरी है, तो मन का विश्लेषण करके, ये भी आपकी पर्सनैलिटी की थ्योरी है। इसमें फ्राइड इत्यादि के सिद्धांत आते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो इत्यादि करके, ये है। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है, ये आपकी पर्सनैलिटी की नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ नहीं बनेगा, सेकंड और थर्ड है आपके, जो कि पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन बनता है सेकंड वाला। अब हिंदी से देखिएगा, थोड़े जो टेक्निकल शब्द है वो इंग्लिश से थोड़े उचित रहते हैं, देखने सरल रहता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। तो मूलबंध कैसे करते हैं हम, सिंपल सा पार्ट है। उदर का संकुचन तो उड्डयन बंद में किया जाता है, ये नहीं होगा। गुदा को एड़ी से दबाना, ये मूलबंध में सही रहता है, अच्छा है, तो ये पार्ट हो गया। योनि का संकुचन, ये भी माना जाता है आपका। वक्ष का संकुचन ये नहीं है, वक्ष तो बहुत ऊपर पार्ट हो गया, मूलबंध में तो नीचे के जो ऑर्गन्स हैं आपके, गुदा है, लिंग इत्यादि है, तो उनमें ही संकुचन किया जाता है। तो आपका सेकंड और थर्ड ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा ये वाला। अगला, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है। मतलब कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें वस्त्र धोती लाभ प्रदान कर सकती है। तो वहाँ पे कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ इत्यादि करके वहाँ पे लाभ दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपके हठ प्रदीपिका में धोती के लाभ, कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ रोग। तो कफ रोग तो हो ही गया, ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपका। और जो कुष्ठ होता है वो चर्म रोग होता है, ठीक है,
तो कफ वाला पार्ट तो स्पष्ट लिखा ही है, ये थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने कर दिया कि देखो मूल में आपका जो था वहाँ पे कुष्ठ लिखा है, वहाँ चर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कुष्ठ जो है एक प्रकार का चर्म रोग है, तो इस आधार पर चर्म विकारों में भी ये लाभकारी रहती है। तो 2 और 3 ये कफ और चर्म वाला पार्ट हो गया, वात और नेत्र वाला नहीं है। तो 2 और 3 मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा विचारपूर्वक आपको देखना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी करेंगे तो आपको लगेगा कि देखो कफ तो लिखा है, वहाँ पे चर्म तो लिखा नहीं है। तो वहाँ पे जो लिखे गए हैं उनको भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि उनका अभिप्राय क्या हो सकता है। ज्ञान योग के साधन हैं, ये पहली यूनिट से है आपका, जहाँ पे ज्ञान योग की चर्चा आपकी की गई है। तो ज्ञान योग के 4 साधन कहे जाते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो साक्षात्कार नहीं दिया है, कीर्तन गलत लिखा है इन्होंने। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये 3 पार्ट आपके बन जाएंगे। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपके कथन कारण के जो क्वेश्चन हैं उसको हम अलग से वीडियो में देख चुके हैं, वहीं पर आप देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम विचार करते हैं। 55 क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। पहली यूनिट से क्वेश्चन आपका बौद्ध दर्शन का। तो वहाँ पे 4 प्रकार की साधना वहाँ पर बताई जाती है आपकी। तो उसमें सबसे पहले जो कहा जाता है आपका, वो कही जाती है आपकी कायानुपासना, उसके बाद वेदनानुपासना, उसके बाद आपका चित्तानुपासना और सबसे अंत में धम्मानुपासना। तो इन्होंने अवरोही क्रम कहा है। तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बाद की जो तकनीक उसको पहले दो, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो उस आधार पे आपका सबसे पहले धम्मानुपासना आएगा, फिर आपका चित्तानुपासना, फिर वेदनानुपासना, फिर कायानुपासना। उस आधार पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका नहीं बनता है। इस कारण से यूजीसी वालों ने इस क्वेश्चन को भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। दोबारा तो नहीं आया मेरी दृष्टि से प्रश्न ये, फिर भी हो सकता है कि आगे कभी पूछ लिया जाए। तो क्रमशः इसको आप याद रखिएगा जो क्रम मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठयोग अभ्यासों को उस क्रम में भी व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। तो हठ प्रतिपिका में इनका क्रम बताया हुआ है। सबसे पहले आसन, उसके बाद में प्राणायाम अर्थात कुंभक हो गया, फिर मुद्रा, फिर अनुसंधान। तो 3, 1, 2, 4 सिंपल है। तो 3, 1, 2, 4 मतलब 4th ऑप्शन आपका बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल पार्ट नहीं है। वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यह आपका योग दर्शन का क्वेश्चन है। तो वाचस्पति मिश्र ने योग दर्शन पे तत्व वैशारदी नामक टीका लिखी है। तो उसमें उन्होंने अपर वैराग्य के 4 भेद बताए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आपके शायद आए हैं, आगे भी आने की संभावना है। तो वहाँ पे क्रम है आपका यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। ये क्रम याद रखना आपको। तो यतमान 2, व्यतिरेक 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3। थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। अगला ऑप्शन देखिएगा, इंग्लिश से देख लीजिए, आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन है। तो इनको भी क्रम से आपको बनाना है। ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ऊपर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। दी गई ग्लैंड्स में पिट्यूटरी आपकी ब्रेन में पाई जाती है। पिट्यूटरी के बाद में आपकी गले की तरफ में थायराइड ग्लैंड है आपकी। फिर आपके नीचे एब्डोमेन की तरफ में एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के साथ में है आपकी। और गोनेड आपकी ये सेक्स ग्लैंड है, सबसे नीचे पाई जाती है। तो 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3, 2 4th ऑप्शन आपका ठीक बन जाता है। फिर आपका विटामिन सी की प्रेजेंस के आधार पर इनको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात सबसे ज़्यादा विटामिन सी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस आधार पर हमें लगाना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इससे शायद और भी प्रश्न आपके आने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की मात्रा आंवला में सबसे ज़्यादा। तो आंवला हो गया, फिर अमरूद हो गया, उसके बाद आपका ऑरेंज हो गया, फिर टोमेटो हो गया। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा। हिंदी से भी देख सकते हैं इसको। तो आंवला, अमरूद, अमरूद में भी काफ़ी होता है लेकिन आंवले में सबसे ज़्यादा होता है, फिर संतरा, फिर टमाटर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा,
हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। तो षटकर्म है, तो इन षटकर्म को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनका क्रम क्या बनता है। ये है आपका धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती। ठीक है, धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती। धोती नेति बस्ती त्राटक नौली कपाल भाती, उसी हिसाब से आप मैच करके ऑप्शन बना लीजिए, कोई भी टेक्निकल पार्ट इसमें नहीं है। उसके बाद आपका आता है पहले यूनिट का दर्शन के प्रणेता बताने हैं आपको। तो जैसे सांख्य है तो सांख्य के आपके कपिल हो गए, न्याय के गौतम हो गए, और मीमांसा के जैमिनी हो गए, और वैशेषिक के कणाद हो गए। उसी हिसाब से मैच कर लीजिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम मैच करें तो वैशेषिक के आपके कौन से हो गए, कणाद। तो एक का बी हो गया, देखो एक सही हो गया आपका। दूसरे का ए है, न्याय के गौतम हो गए। तीसरे का डी हो गया, मीमांसा के जैमिनी, और सांख्य के कपिल। तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आपकी पहली यूनिट से है, कुछ थोड़ा मिक्स किया हुआ है, कुछ थोड़ा हठ का भी है फिफ्थ यूनिट का, और लेकिन अधिकांश जो पार्ट आपका पहली यूनिट का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं वो बताना है। हठ प्रदीपिका स्वात्माराम जी ने लिखी, सही है। लाइट ऑन योगा अयंगर जी की है, ये भी सही है। भज गोविंदम शंकराचार्य की है, वेद व्यास जी की नहीं है, तो ये तीसरे वाला पार्ट आपका गलत है। राजमार्तंड एक टीका है राजा भोज की, वो सही है। उसको भोजवृत्ति भी कह सकते हैं और राजमार्तंड भी कह सकते हैं। तो भज गोविंदम जो है वो शंकर का है, वेद व्यास का नहीं है। तो तीसरा पार्ट जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत सिंपल है, महाभूतों के साथ में उनका गुण बताना है आपको। तो जल महाभूत का क्या है आपका, रस हो गया, वायु का स्पर्श हो गया, आकाश का शब्द हो गया, अग्नि का रूप हो गया। कोई ज़्यादा कठिनता नहीं है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके उत्पत्ति क्रम भी हमने देखा था पहले की वीडियो में, आकाश वायु इत्यादि करके। तो उसको आप दोबारा से ध्यान रखें अगर नहीं पता है आपको। जैसे सबसे पहले आता है आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इसका आकाश का तो आपका शब्द हो जाएगा, वायु का है आपका स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का है आपका रस, और पृथ्वी का आपका गंध। तो इसी क्रम से आपको याद रखने चाहिए, ये अनेक बार आपके परीक्षा में आए हुए हैं। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये आपका उपनिषद का है, ऐतरेय उपनिषद का, जहाँ पे 8 लोकपालों की चर्चा की गई है। तो ये अलग अलग लोकपाल है, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्र, और वह शरीर में कहाँ कहाँ पर स्थित है वो स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो अग्नि है आपका, अग्नि वाक में प्रविष्ट हुई थी। वायु था, प्राण में प्रविष्ट हुआ था। जो चंद्रमा था वो मन में विद्यमान है, और जो आदित्य है वो चक्षु में विद्यमान है। इस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। तो पहले का बी बनेगा, देखो एक ही ऑप्शन से हो गया, फर्स्ट का बी है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड का डी हो गया, वायु का प्राण। तीसरे का ए है तो आदित्य का चक्षु। अगर आपको वैसी भी जानकारी नहीं तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, वायु का प्राण में ही रहेगा। चंद्रमा का मन के साथ में बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रमा मनसो जात, ऐसा पुरुष सूक्त में भी आता है, और अनेक बार आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। तो चंद्रमा और मन। आदित्य का चक्षु के साथ प्रसिद्ध है, ये भी पार्ट आपका ध्यान है। तो 1 2 भी अगर आपको ध्यान हो तो उस आधार पे आप ऑप्शन को बता सकते थे। ठीक है, आगे देखिएगा, ये भी उपनिषद से है, ये मुंडको उपनिषद से है। मुंडको उपनिषद में अग्नि की 7 जिह्वाएं आई हैं, काली कराली इत्यादि करके। तो उन 7 जिह्वाओं को चक्रों के साथ में जोड़ा है। यद्यपि मूल में ऐसा नहीं है, लेकिन शायद किसी प्रोफेसर ने या किसी अध्यापक ने इस चीज़ को खोजा होगा, तो उन्होंने इन अग्नियों को क्रमशः आपके चक्रों से जोड़ा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो काली कराली मनोजवा इत्यादि करके 7 जिह्वाएं हैं, तो उनको क्रमशः आपको चक्रों के साथ जोड़ना है। तो देखिएगा, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ उसकी।
ये अग्नि की जिह्वाएं हैं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। क्रम से याद रखना है। इनको 7 लोकों से भी जोड़ा जाता है, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये भी क्रम है। और नीचे से ऊपर की ओर चक्र भी किए जाते हैं, जैसे पहले मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। चक्र का क्रम तो आपको याद है ही, आपको केवल अग्नि की जिह्वाओं का क्रम याद रखना है। तो उससे आप लोक के साथ जोड़ना है तो लोक के साथ भी जोड़ सकते हैं, चक्रों के साथ जोड़ना है तो चक्र के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो इसी आधार पे हम देखें तो आपका हो गया कि स्वादिष्ठान है आपका, तो स्वादिष्ठान किससे जुड़ा हुआ है, देखिएगा स्वादिष्ठान आपका कराली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कराली हो गया मतलब पहले का सी हो गया। मणिपुर है आपका, मणिपुर किससे जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर आपका मनोजवा से, अगला ही पार्ट है, तो मणिपुर का मनोजवा अर्थात 2 का ए। इस आधार पे आपका थर्ड ऑप्शन बन जाता है CADB। ठीक है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये योग दर्शन से है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम इत्यादि करके। तो किस प्रकार के व्यक्ति से किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, तो वो बताया था आपका। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के भाव हैं। वो किन किन व्यक्तियों के प्रति रखना चाहिए, सुख दुख, तो सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। और ये भी कई बार आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। दुखी व्यक्ति के प्रति आपको करुणा का भाव रखना चाहिए। पुण्य वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति मुदिता, प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और अपुण्य का जो आचरण करता है उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। तो उस आधार पर आप मैच कर लीजिएगा, ये भी सिंपल ही है और ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला भी योग दर्शन से ही आपका, तो वहाँ पे 4 प्रकार के कर्म आते हैं कैवल्य पाद में, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। इन्होंने यहाँ पे अ नहीं लगाया है तो थोड़ी गलती है ये, इसको अशुक्ल अकृष्ण कहना चाहिए। तो इन्होंने क्या या तो समस्त पद कर दिया होगा कि अशुक्ल कृष्ण, तो वो थोड़ा उपयुक्त नहीं है, अशुक्ल अकृष्ण ही लिखना चाहिए। तो शुक्ल कर्म है जो कि पुण्य कर्म है, उनको शुक्ल कर्म कहा जाता है। कृष्ण काला है तो काले से आपको पाप याद रहेगा, तो कृष्ण पाप कर्म हो गया। जो शुक्ल कृष्ण, शुक्ल मतलब पुण्य, कृष्ण पाप, तो पाप और पुण्य मतलब मिश्रित कर्म, तो ए वाला पार्ट हो जाएगा इसमें। अशुक्ल अकृष्ण जिसमें ना तो पाप है ना ही पुण्य है, तो पुण्य और पाप से रहित अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का पार्ट आपका ये भी बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, ये आपका घेरंड संहिता से है। घेरंड संहिता में योग के 7 साधन बताए हैं, उन 7 साधनों के फल भी बताए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो मैं आपको घेरंड संहिता का पार्ट दिखाता हूँ। देखिए 7 साधन हैं और उनकी प्राप्ति के उपाय हैं। तो शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता, ये क्रम से आपको याद होने चाहिए। और ये किस किस के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, षटकर्म से शोधन है, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लघुता, ध्यान से प्रत्यक्ष और समाधि से निर्लिप्तता। उस आधार पर अपना प्रश्न देखें तो आसन से जो स्थिरता वाला पार्ट है वही गलत है, क्योंकि आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। तो प्राणायाम से लघुता ये ठीक है, प्रत्याहार से धैर्य ये ठीक है, ध्यान से प्रत्यक्ष ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनेगा जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका फर्स्ट ये पार्ट है। अगला देखिएगा आपका एनाटॉमी से है, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं उसको। तो हमें मैच करना है इसको। यहाँ पे आपके माइंड के अलग अलग पार्ट दिए हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस, और वो क्या क्या क्रिया करते हैं क्रिया भी उन्होंने दी है। तो कुछ पार्ट आप प्रसिद्ध हैं वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस शरीर की जो भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, उसमें थर्मोस्टेट को भी रेगुलेट करता है। ये उसमें भूख का और प्यास का एक भी सेंटर या न्यूरॉन्स आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका लिखा बी ऑप्शन, तो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ये हो गया। और हंगर और थर्स्ट, भूख और प्यास को भी रेगुलेट करता है। इस प्रकार के न्यूरॉन्स आपके हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। तो आपका फोर्थ का बी हो गया। अब देखें तो एक से ही आपका ऑप्शन ठीक हो जा रहा है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। और जो सेरिब्रम है आपका वो इमोशंस में, इंटेलेक्चुअल पार्ट में, हियरिंग में, विजन में, वहाँ पे 4 आपके लोब्स पाए जाते हैं, वो भी आपको पढ़ने चाहिए। 4 वाला है आपका ऑक्सीपिटल है इत्यादि। तो उस आधार पे हियरिंग, विजन, इमोशंस, इन सब चीज़ों को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोंगाटा है आपका, ये रेस्पिरेशन में पोन्स के साथ मिलकर रेगुलेट करता है उसको।
और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का मतलब थर्ड का डी होगा। बचा आपका सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या आपका रिले सेंटर के रूप में काम करता है और साथ साथ में पोस्चर्स को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट पोस्चर्स एंड पोस्चरल एक्टिविटीज़, तो जो बॉडी के जो पोस्चर्स हैं उनको नियंत्रित करना, उनको मेंटेन करना, उसमें आपका सेरिबेलम काम करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। आगे देखिएगा, हिंदी से देख सकते हैं, ये आपका आयुर्वेद का क्वेश्चन है। वहाँ पे वात पित्त और कफ के विकार दिए गए हैं, कितने कितने हैं। तो वात पित्त कफ इसी क्रम से रखें आप, तो 20 40 80। देखो वात पित्त कफ का आपको क्रम याद है, पहले वात फिर पित्त फिर कफ, इसी तरह पे आप इनको बढ़ाते चले। 20 का डबल कर दिया 40 का डबल किया 80, तो 20 हो जाएगा वात का, पित्त का हो जाएगा 40, कफ का हो जाएगा 80। सॉरी उल्टा हो गया ये, 80 40 20 कीजिए कि वात के 80 हो गए और पित्त के 40 हो गए, कफ के 20 हो जाएंगे। उल्टा है इधर तो ठीक है क्रम, वहाँ आपको 80 से स्टार्ट करना है। ठीक है, वात के 80, पित्त के 40 और कफ के 20। और दो के दूषित होने से जो संयोग बनता है वो द्वंद्वज। द्वंद्व मतलब होता है आपका जोड़ा। जोड़ा यहाँ पे लिखा ही आपका दो दूषित दोषों का संयोग, उसको द्वंद्वज विकार कहेंगे कि दो के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अलग से पूछ सकते हैं कि पित्त के कितने विकार होते हैं या वात के कितने विकार होते हैं, कफ के कितने विकार हैं। जैसे हठ प्रदीपिका में आपने देखा धोती का कि 20 प्रकार के कफ दोषों को दूर करती है, तो वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आपका अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद को आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, बस में थोड़ा सा मैं आपको इसका चित्रण रखूं। तो योग को जो मान्यता दी गई थी, जो 11वां सत्र हुआ था यूनेस्को के द्वारा जो आयोजित किया गया था, तो उसके आधार पर यहाँ पे यूएन ने कुछ जो बातें कही वो बातें बताई गई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्वयं से इसको पढ़ें। तो मैं आपको सिंपल एक पार्ट बता देता हूँ कि आप चाहे तो पहले अनुच्छेद पढ़ के फिर प्रश्न कर सकते हैं, या किन्हीं को अनुकूल पढ़ता हो, क्योंकि ये सामान्य अनुच्छेद रहते हैं, तो पहले आप प्रश्न पढ़ के फिर अनुच्छेद भी देख सकते हैं। जैसे प्रश्न आपका, किस विश्व निकाय ने योग को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उत्कीर्ण किया है। तो जो भी विरासत वाला पार्ट रहता है यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। अगर जानकारी नहीं है तो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये सही लिखा, 11वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची पर उत्कीर्ण किया गया। तो यूनेस्को वाला ऑप्शन हो गया आपका, मतलब थर्ड ऑप्शन। अगला, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए जो अंतर सरकारी समिति का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ इथियोपिया के अदीस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। इसमें कोई खास नहीं था, इथियोपिया हो जाएगा। योग के संबद्ध ज्ञान एवं कौशल के मुख्य अभिरक्षक कौन है, ये भी आपका योग गुरु ही रहता है। लिखा है यहाँ पे, लिखा पारंपरिक रूप से योग का गुरु शिष्य परंपरा के जरिए प्रसार हुआ, जिसमें गुरु संबद्ध ज्ञान एवं कौशल के रक्षक हुआ करते थे। तो गुरु को रक्षक कहा है, तो ये भी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, योग गुरु। अगला, किसने प्राचीन भारत में विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य एवं औषधि या शिक्षा और कला को प्रभावित किया। तो इन सब चीज़ों को प्राचीन भारत में किसने प्रभावित किया। अब विश्वविद्यालय पहले उतना नहीं था, सामुदायिक केंद्र नहीं थे, योग दर्शन यहाँ पे हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे आपका योग आसनों की श्रृंखला, ये योग की प्राचीन भारतीय पद्धति के पीछे के दर्शन ने, तो दर्शन का कहा जा रहा है भारत में समाज को किस प्रकार काम करता है उसके विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, चाहे वे स्वास्थ्य एवं औषधि या शिक्षा एवं कला जैसे क्षेत्र के संबंध में हों। तो दर्शन ने प्रभावित किया, तो योग दर्शन यहाँ पर आंसर आपका बन सकता है। अंतिम आपका यूएन निकाय के प्रशस्ति पत्र के अनुसार योग विधियां व्यक्तियों की किस रूप में सहायता करने के लिए अभिकल्पित की गई है। तो योग विधियां हैं तो वो किस किस प्रकार की सहायता करती है, ये भी लिखा है इन्होंने सहायता के रूप में। जैसे मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक भलाई के लिए, मन तथा शरीर में आत्मा को एकीकृत करने के लिए, इस पार्ट है। मोक्ष की अवस्था लाने के लिए, आत्मानुभूति निर्माण करने के लिए, कोई कष्ट सह रही हो उसको राहत दिलाने के लिए, ये सब पार्ट। उसी हिसाब देखें तो आत्मानुभूति आ गया, मोक्ष आ गया आपका, और दुख से राहत मतलब दुख पर विजय पाला हो गया। सांसारिक सुख का आनंद लेने के लिए नहीं है, प्रचलन है लेकिन
यूएन ने इस पार्ट क्योंकि सांसारिक सुखों को हम भोग सके इसलिए योग को अपनाना चाहिए, इस पार्ट को नहीं कहा है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 1, 2, 4, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप स्वयं भी करके देख लीजिएगा इसको। तो ये आपका 2017 का पार्ट पूरा हो गया, पेपर 2 भी और पेपर 3 भी कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी पार्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमें। मैं अगले वीडियोज़ में उनको और स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। और आप बता सकते हैं कि वीडियोज़ आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से, जिससे हमें उत्साह मिले। हमें कुछ परिवर्तन करना है वीडियो बनाने की प्रक्रिया में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।